जननी जने तो ऐसो जनजे कि संत हो या सूर, और नाही तो तू बांझ भली काहे बिगाड़े नूर। अर्थ था कि या तो पराक्रमी पुत्र पैदा करो, या संत पैदा करो, या वो देश के लिए मरेगा या वो देश के लिए जिएगा। नमस्कार। तो यहाँ वन साइड इंटरव्यू है जिसमें सिर्फ मैं प्रश्न को छेड़ दूंगा और उसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रेरणास्पद मिलेगी। आज हमारे साथ में हैं श्री मोहन नारायण जी। मोहनगिरी से मोहन नारायण बनने का सफ़र और इस सफ़र के बीच के पड़ाव और इस पड़ाव में संघर्ष और भविष्य के उसकी मंजिल, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला ही प्रश्न यहाँ है कि मोहनगिरी से मोहन नारायण बनने का सफ़र क्या है? हमारे यहाँ पर जो नाम तय करने की बात होती है, ऐसे कम ही लोग होते हैं कि जो स्वयं अपना नाम या उसमें कोई संशोधन कर पाते हैं। मूल नाम तो माता पिता देते हैं। माता पिता के साथ ही एक जो हमारी सामाजिक पहचान होती है, और उस सामाजिक पहचान में जो जाति हमारी होती है, जिसमें हमारा जन्म होता है, हमारे नाम के साथ सामान्य तौर पर उसका उपनाम लगाया जाता है। वास्तव में तो वो गुणवाचक होता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हमको ऐसा लगता है कि वह जन्मवाचक ज़्यादा लगता है। आपके उपनाम से कोई ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आपकी जन्मना जाति कौन सी है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक समरसता के सिद्धांतों को लोगों के बीच में ले जाने के लिए प्रयत्नशील हो, तो उसके मन से ये प्रश्न आना सबसे पहले स्वाभाविक है कि क्या मैं अपने जीवन के सभी आयामों में समरसता को जीता हूँ, और इसलिए मेरी पहचान क्या होना चाहिए। पहचान कर्म होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो नारायण कहा गया है, वो स्वामी विवेकानंद ने डिट्रॉइट की एक सभा में शिकागो धर्म महासम्मेलन के बाद ये कहा कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का परम लक्ष्य है नारायण की सेवा करना। जो किसी भी तरह से वंचित है, पिछड़ा है, गरीब है, वही नारायण है, और वही दरिद्र नारायण है। वह ईश्वर के संतान है, ईश्वर का साक्षात प्रतिरूप है। और अगर हमको साक्षात ईश्वर से संवाद करना हो, उसको देखना हो, तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की सेवा की आवश्यकता हो, जो दरिद्रता में जीवन यापन कर रहा हो, उसकी सेवा आप करेंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको भगवान की प्रतिछवि उसमें दिखाई देगी। वही नारायण है, और उसी की जीवन हमारा जो जीवन है उसका लक्ष्य भी है उस नारायण की सेवा करना, नारायण से नारायण को प्राप्त करना। ये हमारे जो जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुझे लगता है ये जो नारायण है, इस नारायण का अर्थ ये है नारायण से नारायण तक की यात्रा। और इस नारायण की प्राप्ति के लिए कम आयु में घर को छोड़ देना, गुरुद्वारे में रहना, अन्य कार्य करना, ये सब क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है अमन जी, जिसमें उसकी योजना वो स्वयं नहीं करता। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो जन्म स्थान है उसके 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े थे। आज भी उनकी चरण पादुकाएं वहाँ पर स्मृति के रूप में पूजित हैं, उनको पूजा जाता है निज दिन प्रतिपल। गुरु नानक देव जी का एक संदेश था इस राष्ट्र को, एक संगत, एक पंगत, एक गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में भोजन की व्यवस्थाओं में, और साथ में मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विचार मंथन की प्रक्रिया चलती है, वह बिना किसी भेदभाव के एक साथ होना चाहिए। और ये संयोग ही था प्रकृति का कि जैसे मेरे जीवन कार्य के रूप में आगे जाकर के सामाजिक समरसता को चुनने का अवसर मिला। जब सामाजिक समरसता सैद्धांतिक रूप से किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या, तब मुझे सामाजिक समरसता स्पष्ट पहली बार गुरुद्वारे में देखने को मिली। मैंने देखा कि गांव में जब भोजन की व्यवस्थाएं, सामूहिक भोजन होता था, शादी विवाह में या 13वीं के कार्यक्रमों में या किसी शुभ काम में, तो वहाँ पर 2 तरह की पंगतें होती थी। उसमें कुछ लोगों को उनके जन्म के आधार पर कहीं कहीं अब भी वो परंपराएं कुरीति के रूप में हैं,
जहाँ जन्मना आधार पर भोजन एक साथ नहीं होता, एक जाजम पर बैठकर नहीं होता है। मैंने गांव में वो दृश्य देखा था, लेकिन गुरुद्वारा में जब वो दृश्य मैंने एकदम बदला हुआ देखा, वहाँ आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पिता का उपनाम क्या है, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, इसके आधार पर व्यवहार नहीं होता। सभी आते, एक जाजम पर बैठते, एक साथ सम्मान प्राप्त करते और एक साथ भोजन करते हैं। और इसने मुझे बहुत आकर्षित किया। इसी आकर्षण का परिणाम था कि जब मेरा विद्यार्थी जीवन हाई स्कूल तक आया, कक्षा 9 तक, तो मुझे वहीं बेटमा में पढ़ने का अवसर मिला। तो उस समय मन में ये प्रेरणा जागी कि जो सिख परंपरा है और ये जो समरसता की परंपरा है, इसको कुछ समय जीना चाहिए। 9 और 10 ये 2 वर्ष ऐसे रहे। कक्षा 9 और 10 जब अध्ययन किया तो वो गुरुद्वारे में रहकर ही किया। और इसके कारण से यूँ कहें कि वो जो आप एक बात चलती कि आपने जिसका नमक खाया है उस नमक का कर्ज अदा करना। मैंने नानक का नमक खाया था उस समय, और नानक के नमक का कर्ज में नेशन को काम करके चुकाऊंगा। ये संकल्प उसी समय मेरे मन में प्रस्फुटित हुआ, जिसको लेकर के मैं आगे कुछ प्रयत्न करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद आपने 2007 के लगभग शहीद समरसता मिशन की स्थापना की। हमने जो सुना है उस आधार पर शहीदों के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन हैं, लेकिन शहीद समरसता, तो यह जो समरसता उसके साथ जोड़ा गया है, यह क्या है, पूरा मिशन क्या है और क्या क्या इसने अभी तक किया है, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, शहीद समरसता मिशन ये कोई नया काम नहीं है, नया विचार नहीं है। अब तक के हमारे जितने भी परंपरा जो राष्ट्र की है, उसमें 2 लोग उसके आधार में हैं। हमारी एकता, अखंडता और अक्षुण्यता के आधार में कौन है? हमारे पास में मेवाड़ है, और मेवाड़ की धरती में जब महाराणा प्रताप के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब क्षत्राणियाँ अपने पति या अपने बेटों को भेजती थी, उसी युद्ध काल महाराणा प्रताप के निर्वासन के काल के दौरान कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उसकी जो सास है या घर की बड़ी माता बहनें हैं, वो उसको एक लोकोक्ति सुनाती थी। वो कहती थी कि जननी जने तो ऐसो जनजे, कि संत हो या सूर, और ना ही तो तू बांझ भली, काहे बिगाड़े नूर। अर्थ था कि या तो पराक्रमी पुत्र पैदा करो या संत पैदा करो, या वो देश के लिए मरेगा या वो देश के लिए जिएगा। ये 2 परंपराएं हैं। देश का इतना लंबा पराभव का काल रहा, परतंत्रता का काल रहा, एक विदेशी आतताई आक्रांताओं से संघर्ष का काल रहा, लेकिन फिर भी 110 साल में ईरान मिट गया, 90 साल में पर्सिया मिट गया, लेकिन हम इतने साल संघर्ष के बाद भी जीवित हैं। उसके कारण में यही लोकोक्ति है, देश के लिए जीने वाले लोग और देश के लिए मरने वाले लोग। कभी हिंदुस्तान के किसी कोने पे ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई वीर ना पैदा हो रहा हो, जिसने आतताई आक्रांताओं से संघर्ष करने का प्रण न किया हो। ये मातृभूमि इसलिए भी पूजित है क्योंकि ये वीर प्रसूता मातृभूमि। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये वीर विहीन रही, और वीर विहीन नहीं होने के कारण से ही हमारा अस्तित्व है। दूसरा कारण वे लोग हैं जिनका चोला कोई भी हो, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश के लिए जीने का संकल्प किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश के लिए मरने वाले लोग श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वे लोग भी श्रेष्ठ हैं जो देश के लिए जीते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए जीने का प्रण करता है, आवश्यकता पड़ने पर वही देश के लिए मर भी सकता है। और इसलिए देश के लिए जीने मरने वाले लोग, उनके जो विचार है वही शहीद समरसता मिशन के विचार है, उनके जो काम है वही काम है। ऐसे कई बार पत्रकार मित्र प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनसे वो कहते हैं आप कुछ फैक्ट या एक 1 लाइनर बताइए कि आप कौन सा काम करना चाहते हो, क्या उसका कोई रूप होगा? तब हम कहते हैं कि शहीद भगत सिंह ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पत्र, जब उनको फांसी की सज़ा हो गई थी और 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में वार्ड नंबर 14 में बैठ करके उन्होंने लिखा कि मैं जो इस राष्ट्र के लिए करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर सका। शहीद भगत सिंह मतलब अपने यहाँ की जो शहीद परंपरा है उसका अगर आपको चेहरा देखना है तो हम कह सकते हैं कि वो भगत सिंह हो सकते हैं। तो उनके चेहरे से जो निकले हुए शब्द थे, उनके आत्मा से निकले हुए जो शब्द थे, उन शब्दों में उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम अधूरे हैं, 1000वां हिस्सा कर पाया। इसका अर्थ अभी उनके बचे हुए काम, शहीदों के बचे हुए काम हमको करना है। जो लोग देश के लिए जीवन लगा गए,
चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आदि शंकराचार्य से लेके सावरकर से लेके अंबेडकर, ऐसे सैकड़ों नाम हैं। इनके स्वप्नों को पूरा करना है और इसलिए वो जो बचा हुआ हिस्सा है काम करने का, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। और उसी रूप में उसी का नाम जो है वो शहीद समरसता मिशन है। संघ की प्रेरणा से देश में लाखों लाख राष्ट्रभक्तों ने समाज जीवन के किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। हर क्षेत्र में संघ का स्वयंसेवक अपने जीवन को लगा करके सेवा के नए आयाम प्रस्तुत करता है, निष्दिन हम देखते हैं। लेकिन कहीं इन 70 सालों में इन सब के बाद हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि 70 सालों के आज़ादी के इतिहास में हम जीवन के सभी क्षेत्रों में तो आगे बढ़े। सरकारों ने नीतियां बनाई, समाज ने ध्यान दिया, चिंतकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, इतिहासकारों ने उसको दर्ज किया, योजकों ने उसको योजना में लिया, नीति में शामिल किया, प्रशासन ने क्रियान्वित किया। लेकिन एक चीज़ हमसे छूट गई थी और वो थी हमारे देश की स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो लोग शहीद हुए, उन शहीदों के गौरव की पुनर्स्थापना। स्वतंत्रता के पहले कितने शहीद हुए तो इंडिया हाउस लाइब्रेरी जो लंदन में है उसमें एक आंकड़ा है जो 1857 से 1947 के बीच इस 90 साल के संघर्ष में जो अंग्रेज़ों का लिखा हुआ इतिहास है उसमें कहा जाता है 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हुए ऑन रिकॉर्ड। बाकी कितने होंगे पता नहीं। एक पेड़ के ऊपर एक ही कुनबे के 150 लोगों को फांसी पर लटकाया, इतिहास हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी 4 युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ में और एक चीन के साथ लड़ा। छोटी मोटी झड़पें कई होती रहीं, नक्सलवाद, माओवाद या आंतरिक अन्य तरह की चुनौतियां, विभाजनकारी मूवमेंट, नागा, मिजो, बोडो, इनसे संघर्ष करते हुए 36,000 सैनिक हमारे स्वतंत्रता के इन 70-72 वर्षों में शहीद हुए। 1999 जब ऑपरेशन विजय चल रहा था, उस समय मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। संयोग की बात है कि हमारा सत्र जुलाई से प्रारंभ होता है और जुलाई में ही ऑपरेशन विजय हाइट पे था। हमारी कक्षाएं 1 जुलाई से प्रारंभ होती थी और 4 जुलाई को अखबारों में खबर आई कि लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला, उन्होंने एक अदम्य साहस जो दुनिया के सैन्य इतिहास में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, ऐसा प्रस्तुत किया और जो ऑपरेशन के लिए वो आगे बढ़ रहे थे वो विजित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब लगातार 527 हमारे कारगिल में जवान शहीद हुए, मध्य प्रदेश के भी लांस नायक राजेंद्र यादव, खरगोन के पास के घुघरा खेड़ी के, हर देश के चप्पे चप्पे से बेटे शहीद हुए। लेकिन जब उनके जो शव आ रहे थे तो जो समाज में उनको गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा था, उसका अभाव दिखाई दे रहा था और ये बात मन में कचोटती थी। उस समय मैं छात्र संघ का सहसचिव था और हमने तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद युवा जागृति मंच ऐसा करके एक मंच बनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 13 वर्ष की कोई लगभग आयु रही होगी। उसी दौरान मन में ये बात बैठी कि शहीदों के लिए करने की आवश्यकता है। उसी ने प्रेरित किया, काम को हम समझते रहे, कोशिश करते रहे और 2007 में फिर यही स्थिति बनी, क्योंकि 2007 कोई सामान्य वर्ष नहीं था। शहीद भगत सिंह का जन्म शताब्दी वर्ष था। उनके जन्म हुए 100 साल पूरे हो रहे थे, लेकिन देश में कोई माहौल नहीं था, कोई उनको याद कर, हमको मन में संतोष हो इस तरह से उनको याद नहीं किया जा रहा था। और तभी उसी वर्ष शहीद भगत सिंह की प्रेरणा से हमने शहीद समरसता मिशन इसको आकार दिया और तय किया कि शहीद भगत सिंह के बलिदान उनके जीवन की पहचान है और इसलिए उनके बलिदान पर कार्यक्रम होना चाहिए। आज मुझे आपको बताते हुए इस समय बहुत प्रसन्नता हो रही। 2007 में जब हमने काम प्रारंभ किया था, पहले कार्यक्रम में कोई 140 लोग थे। इस समय देश के कई राज्यों में, कई जिलों में और ऐसे भी कई है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, लोग प्रेरित हुए विभिन्न प्रचार माध्यमों से और उन्होंने स्वयं स्फूर्त होकर के और काम शुरू कर दिया। आज देश के चप्पे चप्पे में 23 मार्च को कार्यक्रम होते हैं और इंदौर तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जिस इंदौर में कोई कुछ वामपंथी लोग किसी कोने में 2007 के पहले शहीद भगत सिंह का चित्र लगा करके और माओ के विचार प्रस्तुत करते थे, भगत सिंह की शहादत का अपहरण करने की कोशिश करते थे, अपने विचारों को थोपते थे भगत सिंह के नाम पर, वो तो पीछे छूट गए जो 1-2 कार्यक्रम होता था। और आज पूरा राष्ट्रवाद भगवा और तिरंगा के नेतृत्व में
100 से भी ज़्यादा कार्यक्रम इंदौर शहर, अकेले इंदौर शहर में शहीद भगत सिंह को लेकर के होते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे शहीद समरसता मिशन इसका आकार बनने लगा, जिसका लक्ष्य था शहीदों के गौरव की पुनर्स्थापना करना। लेकिन इसमें जो एक गोल्डन कार्य हुआ है वह यह हुआ कि शहीद को घर बना कर देना, तो उस पर पूरे दुनिया में सोशल मीडिया पर भी वायरल रहा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर वो 5 से 7 दिन तक चलता रहा। तो उसकी कैसे भूमिका बनी, उसके लिए कैसे अभियान चलाया गया, समाज से कैसे सहयोग लिया गया, और फिर उसका जो समय लिया गया है एक रक्षाबंधन से दूसरे रक्षाबंधन के बीच में उस बहन को, उस वीरांगना को निर्माण करके देना है, तो वहाँ सब कैसे हुआ? इसका मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला हिस्सा तो जब हमने शहीदों के यहाँ पर 2007 से जाना प्रारंभ किया, तो जब हम उनके परिवारों में जाते थे तो अलग अलग तरह की समस्या देखते थे। आर्थिक समस्याएं, संसाधन विहीन जीवन, बेटी की शादी की समस्या, बेटों की शिक्षा की समस्या, कहीं घर का निर्माण नहीं हुआ, जो कुछ मुआवजा मिलता था वो नाम मात्र का होता था, जो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह होता था। ऐसी परिस्थितियों में हमको कुछ बातें मन में कचोटती थी, और उसके भी बाद क्योंकि शहीद परिवार जिसने अपना सुहाग, अपना बेटा, अपना भाई देश को समर्पित कर दिया, उसकी क्या अपेक्षा होगी? उसके मन में तो राष्ट्रभक्त की जो पराकाष्ठा है, उसकी जो भावना है, उसको उसके बदले कुछ दिया नहीं जा सकता। वो मांगेगा भी हमसे, हमको ये अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। वो स्वाभिमानी देशभक्त है, वो कभी नहीं मांगेगा। दूसरा जो उनकी अपेक्षा थी वो थी कि हमको सम्मान भी नहीं मिलता उसके बदले। ये मन में इस बात को देख करके हमको बहुत पीड़ा हुई, और इसलिए तभी से काम प्रारंभ हुए। प्रत्येक जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, अब तक 150 से ज़्यादा शहीदों को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें पहला काम तो हम कर ही सकते हैं, समाज और शहीद परिवार के बीच में सेतु बनने का काम शहीद समरसता मिशन करेगा। शहीद की शहादत को समाज के बीच में ले जाएगा, और उस शहादत को सम्मान देने के लिए समाज से आग्रह करेगा। सच बात तो ये भी है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे बीच में कोई शहीद है, और इस कारण हम उन पर आरोप भी नहीं लगा सकते कि आप सम्मान नहीं करते, उनकी चिंता नहीं कर सकते। तो यही कर्तव्य हमने माना कि शहीद जहाँ है, जिस अवस्था में है, उनको समाज के सामने लाना और विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके गौरव की पुनर्स्थापना करना। ये बहुत ही एक अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा होता है। ऐसा देश में और कहीं इससे पहले हुआ हो पता नहीं, ऐसा होता है किसी ने देखा नहीं, कि कोई इस तरह का करता है ऐसा कोई किसी को जानता नहीं। शहीदों के परिजनों को, माता पिता और उनकी वीरांगना को हज़ारों युवाओं की उपस्थिति में सार्वजनिक मंच से स्वस्ति वाचन के साथ में उनके पैरों को गंगा जल से हम पखारते हैं, संतों की उपस्थिति में और हजारों युवाओं की उपस्थिति में। ये उनके प्रति जो सम्मान है हमारा, उसकी एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। हमने कहा भी कि जिस जगह पर शहीद का रक्त गिरता है वह जगह 4 धाम के बराबर पवित्र होती है, और इसलिए इस हिंदुस्तान का जो कण कण है वो तीर्थ की तरह है, और इसमें भी जो शहीदों के स्थान हैं, उनके जो जहाँ जन्म स्थान है, उनके जो बलिदान भूमि है, वो विशेष तीर्थ हैं। तो इन विशेष तीर्थों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करना चाहिए। ये बात दूसरी गौरव स्थापना के साथ में मन में आई, और ये सब करते करते हमको ये ध्यान में आया 8-10 साल के अध्ययन और संपर्क के बाद देश भर में अलग अलग जगह के शहीदों की स्थितियों को देख करके कि कम से कम 3 चीज़ें उनको उनके पास होना ही चाहिए। एक, जिस घर में वो रहते हैं वो घर कम से कम रहने लायक, एक सामान्य सुविधाओं से परिपूर्ण ऐसा घर होना चाहिए। दूसरा, उनकी स्मृति में एक स्थल बनना चाहिए, जो स्थल आने जाने वाले आसपास के जो भी उस जगह से गुजरे उसको एक राष्ट्र भक्ति की अनुभूति कराए कि ये कोई व्यक्ति थे जिनकी शहादत के कारण देश खड़ा हुआ है। और इसलिए चूँकि वो राष्ट्र शक्ति स्थल है, राष्ट्र की शक्ति के आधार में ये लोग हैं, इसलिए उसको हमने नाम दिया राष्ट्र शक्ति स्थल। ये राष्ट्र शक्ति स्थल निर्मित होना चाहिए जिसमें उनकी प्रतिमा लगे, उनका एक स्मारक। तीसरा, जिस विद्यालय में वो पढ़े हैं, सेना में गए हैं, शहीद हुए हैं, तो निश्चित रूप से किसी विद्यालय से उनका संबंध रहा होगा, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रेरणा मिले। न केवल प्रेरणा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को एक खास होने का अनुभव हो कि मैं उस विद्यालय का छात्र हूँ जिसमें कोई शहीद कभी पढ़ा करता था।
और वही उसको आगे जा कर के राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए उस स्कूल का नाम भी, विद्यालय का नाम भी उनके नाम से होना चाहिए। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको लेकर के हमने एक 28 सूत्रीय मांग पत्र, ये कैसे पूरा होगा, इसको लेकर के सरकारों को अवगत कराया। पिछले 10-12 वर्षों में हम लगातार अलग अलग रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, जो भी जहां अवसर मिलता उस हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को बताने की कोशिश की। हमने एक मॉडल दिया कि अगर सरकार ऐसा करना चाहे कि शहीदों की सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकता है, तो हमने आग्रह किया कि आप शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दीजिए। ये 1 करोड़ की राशि पूरी उसके जेब में नहीं जाएगी, इसी में से राष्ट्र शक्ति स्मारक बन जाएगा, इसी में से अगर घर नहीं है तो घर बन जाएगा, माता पिता की आजीवन दवाई का खर्च उसमें से निकल जाएगा, बेटी के ब्याह का खर्च निकल जाएगा, शिक्षा का निकल जाएगा। अगर वीरांगना और कहीं रहना चाहती, ससुराल को छोड़ करके मायके में रहना चाहती, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए एक निधि हो जाएगी। और ये इस तरह का एक पूरा हमने बना करके आग्रह किया। ये प्रसन्नता की बात है कि 2 स्टेट, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उन्होंने उसको स्वीकार किया। हालांकि आधा स्वीकार किया, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि जिस दिन से कानून लागू होगा उसके बाद शहीद होने वाले लोगों को 1 करोड़ मिलेगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि पूरे 36,000 जो शहीद हैं पूरे देश में, फर्स्ट वॉर 1948 से लेकर के आज दिन तक के शहीद या आगे होंगे जो, इन सब को 1 करोड़ रुपए की राशि का एक स्थायी प्रावधान होना चाहिए। जो हो चुके उनको तो देना ही चाहिए। और इसलिए ये एक हमारा मांग पत्र है। लेकिन क्या सरकार नहीं देगी तब तक समाज यूं ही बैठा रहेगा? तो समाज की प्रेरणा से भी कुछ संभव है क्या? और इसलिए कोई एक मॉडल प्रस्तुत देश के सामने करना चाहिए। हमने उसमें वीरांगना राजूबाई, शहीद मोहनलाल सुनेर जी, उनका परिवार इंदौर से NH 59 इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 36 किलोमीटर इंदौर से दूर एक पीर पिपलिया गांव है। उस पीर पिपलिया गांव में निवास करता है। 31 दिसंबर 1992 को त्रिपुरा में उग्रवादियों से एक मुठभेड़ के दौरान ग्रेनेड हमले के कारण उनकी शहादत हुई। शहादत के बाद से ही परिवार को किसी भी तरह का सम्मान समाज में मिला नहीं। उस समय प्रचार के इतने माध्यम नहीं थे, लोगों में उतना जागरण नहीं था, और इस कारण से जो हम आज देखते हैं शहीदों के प्रति भावना लोगों की, उसकी बहुत न्यूनता थी। और इस कारण बहुत ही गुर्बत में वो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। न सम्मान मिला था और ना ही संसाधन। ऐसी एक झोपड़ी में, बूढ़ी लकड़ियों के सहारे एक झोपड़ी जब हम वहाँ गए तो हमने देखी। 30 जुलाई 2018 हम वहाँ गए और जब ये अवस्था देखी तो उसी समय हमने निर्णय किया कि इस झोपड़ी के स्थान पर इनको एक बंगले नुमा मकान बना करके देंगे, सर्व सुविधा युक्त। घर में कोई रोजगार नहीं था, मजदूरी करना पड़ती थी वीरांगना को, उसके बेटों को। तो एक बेटे को शासकीय नौकरी भी दिलवाना। तीसरा, इनकी आंखों में हमने पढ़ा है कि इनको इसकी दरकार नहीं है, सम्मान नहीं मिला, इसकी पीड़ा है इनकी आंखों में। और इसलिए इनके सामने ही एक राष्ट्र शक्ति स्थल का निर्माण इसी नेशनल हाईवे पर, इसी गाँव में होना चाहिए। उनके जिस विद्यालय में वो पढ़े, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा, उसका नाम भी शहीद के नाम पर होना चाहिए। 30 जुलाई 2018 को घोषणा हुई। 31 जुलाई उधम सिंह जी की जयंती से अभियान प्रारंभ हुआ। 26 अगस्त 2018 को घर का भूमि पूजन हुआ। 15 अगस्त 2019 को घर भाइयों ने अपनी हथेली पर चला करके बहन वीरांगना राजूबाई को घरों घर समर्पित कर दिया, गृह प्रवेश करवाया, उनके चरणों में घर समर्पित कर दिया। और उसके ठीक 6 माह के बाद में जनवरी 26 को NH 59 पर देश का पहला राष्ट्र शक्ति स्थल, ये हमने उसको भी सेना के पूर्व सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जो मिशन के संरक्षक भी हैं, उनकी उपस्थिति में वो लोकार्पित कर दिया। तीसरा जो हमारा वादा था कि इस अगस्त 15 तक हम उनके स्कूल का नाम भी उनके नाम से कर देते, लेकिन कोरोना काल आ गया और इस आपातकालीन परिस्थितियों के कारण से हम प्रशासन से उतना आग्रह नहीं कर सके। और इस कारण प्रशासन का कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है कि हम करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हो गया, लेकिन कागज़ों में होना बाकी है। तो अभी हमने कुछ ही दिनों में हम उसको भी पूरा कर देंगे। एक रिकॉर्ड समय में शहीद परिवार के पास क्या होना चाहिए, बिना सरकार के सहयोग के पूरा डिजिटल इसका संग्रह का कार्यक्रम चला। 5000 लोगों ने सहयोग किया। रुपया 11 से लेकर के 21,000 रुपये तक लोगों ने सहयोग किया डिजिटल माध्यमों से। पेटीएम, भीम ऐप
और उनके अकाउंट चेक के माध्यम से आप को मैं ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश में अपनी तरह का पहला कैशलेस अभियान था, जिसमें 5,000 लोगों ने 11 लाख रुपए की राशि दी, लेकिन वो वीरांगना के सीधे अकाउंट में दी। एक भी रुपया नगद नहीं लिया गया, खर्च भी नगद नहीं किया गया, चेक से या डिजिटल माध्यमों से, जिसका पूरा रिकॉर्ड है। और वो हमने जब लोकार्पित किया पूरा भवन और प्रतिमा स्थल राष्ट्र शक्ति स्मारक, तो समाज को समर्पित कर दिया पूरा बैंक स्टेटमेंट, कितना पैसा आपने दिया, कितना इनके अकाउंट में आया, किस मद में खर्च हुआ, ये आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये अपनी तरह का एक विलक्षण और पारदर्शी एक अभियान था, और ये देश के लिए एक मॉडल है जिसको हम देश भर में ले जा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोगों के मन में भावना है कि शहीद की समस्याओं का समाधान बिना सरकार की प्रतीक्षा के भी किया जा सकता है, तो ये एक मॉडल हमने उनके सामने प्रस्तुत किया है। और इन सभी बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि आप भगत सिंह से बड़े प्रेरित थे, और मैंने कहीं से अभी एक खबर सुनी है कि आप भगत सिंह पर एक किताब भी लिख रहे हैं।